लीला सुबह सुबह चिंतित होकर प्रार्थना के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि अब ख्याति आर्यन का नाम लेकर प्रार्थना का दिमाग खा जाएगी। इस पर किंजल जवाब देती है कि ख्याति उसकी माँ है और बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन लीला का गुस्सा कम नहीं होता। वह कहती है कि तुम लोगों को तो हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन वह जैसी भी हो हमारी प्रार्थना और उसके बच्चे से दूर रहनी चाहिए। लीला का यह रवैया साफ करता है कि वह ख्याति पर भरोसा नहीं करती। इसी बीच दूसरी तरफ प्रकाश के गांव में अनुपमा और उसकी टीम का स्वागत होता है। प्रकाश की पत्नी मुस्कुराकर कहती है कि मैंने आप सबको टीवी पर देखा है। जैसे ही अनुपमा की नजर प्रकाश पर जाती है, वह देखती है कि उसकी निगाहें राही और माही पर कुछ अजीब ढंग से टिकी हुई हैं। यह देखकर अनुपमा के मन में एक असहजता भर जाती है और वह अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है। देविका चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहती है कि यह गांव कितना हरा भरा और साफ सुथरा है। इस पर तात्या गर्व से कहता है कि यह सब कुछ प्रकाश भा की मेहनत की वजह से संभव हुआ है। प्रकाश मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तो बस भगवान के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। मेरा सपना है कि गांव के लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और गांव के बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बनें। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी राही अचानक पूछ लेती है कि मैंने सुना है इस गांव की कुछ लड़कियां गायब हो गई हैं। यह सवाल सुनकर प्रकाश और तात्या एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं और उनकी हाव भाव में अचानक बदलाव आ जाता है। जसप्रीत भी सवाल उठाती है और कहती है कि आप तो कह रहे थे कि इस गांव में लड़कियां बहुत सुरक्षित हैं और रात को भी आराम से घूम सकती हैं, फिर यह सब कैसे हो गया? अनुपमा भी सवाल करती है और कहती है कि आपके पास तो दिव्य शक्ति है, आप अपनी शक्ति से किसी का भी इलाज कर सकते हैं, फिर पिछले हफ्ते जो बच्चे की मौत हुई उसे क्यों नहीं बचा पाए? यह सुनते ही प्रकाश थोड़ा घबरा जाता है। देविका जोड़ती है कि यह बातें हम नहीं कह रहे, यह बातें तो हमने मंदिर में सुनी हैं। अगर उस बच्चे को समय पर अस्पताल ले जाते तो शायद उसकी जान बच जाती। प्रकाश इस बात पर सफाई देता है कि कोई भाग्य से नहीं लड़ सकता, उस बच्चे को उसके माँ बाप के कर्मों का फल मिला है। इस पर अनुपमा तुरंत पलटकर कहती है कि तो जो लड़कियां गायब हुई हैं, उन्हें किसके कर्मों का फल मिला है? प्रकाश कुछ सोचकर कहता है कि वो लड़कियां गायब नहीं हुई हैं, वे दूसरे गांव के लड़कों के साथ भाग गई हैं। इस पर अनुपमा गंभीरता से कहती है कि हाँ, यह हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वे किसी डर की वजह से भागी हों। प्रकाश का चेहरा इस सवाल पर उतर जाता है और उसकी घबराहट साफ झलकती है। वहीं दूसरी ओर राजा बाबूजी की सुनने की मशीन ठीक कर रहा होता है। वह कहता है कि यह मशीन अब ठीक नहीं हो रही, नई मशीन लानी पड़ेगी। बाबूजी कहते हैं कि नई मशीन का खर्चा क्यों करना, यह ठीक हो जाएगी। वह राजा से मशीन को ठीक करने के लिए कहते हैं और खुद अखबार पढ़ने लगते हैं। तभी ईशानी वहां आ जाती है। राजा ईशानी को देखकर हैरान हो जाता है। ईशानी राजा से कुछ पैसों की अर्जेंट जरूरत का हवाला देती है और अनुरोध करती है कि वह उसे पैसे दे दे। राजा उसे पैसे दे देता है। पैसे लेते हुए ईशानी भावुक होकर कहती है कि अब मुझे अफसोस होता है कि मैंने तुमसे शादी क्यों नहीं की। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, सबसे बेस्ट। वह राजा को गले लगा लेती है। यह सब देखकर राजा चौंक जाता है। ठीक उसी वक्त प्रेम वहां आकर उन दोनों को देख लेता है, जिससे स्थिति थोड़ी असहज हो जाती है। वापस गांव में तात्या सभी को भोजन के लिए बुलाता है। अनुपमा जानबूझकर अपने कपड़ों पर जूस गिरा लेती है और बहाने से कहती है कि क्या मैं आपके घर का वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? प्रकाश की पत्नी सहमति देती है और एक महिला अनुपमा को अंदर लेकर जाती है। अनुपमा जैसे ही अंदर जाने लगती है, तभी प्रकाश की पत्नी उसे एकदम से खींचकर साइड में ले आती है। वह घबराई हुई नजर आती है और धीमे स्वर में कहती है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस गांव से चली जाइए। मेरे पति बहुत खतरनाक हैं। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह चौंक जाती है। उसे अब यकीन हो जाता है कि यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है।
प्रकाश की पत्नी की आंखों में डर और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। अनुपमा उस बात को वहीं रोकती है, लेकिन उसके मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। उसे लगता है कि गांव की लड़कियों के गायब होने के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है और शायद प्रकाश उसका मुख्य किरदार है। अनुपमा अब पूरे मामले की तह तक जाने की ठान लेती है। उसकी आंखों में दृढ़ता आ जाती है और वह समझ जाती है कि यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ हो जाता है कि गांव की सतह के नीचे बहुत कुछ छिपा हुआ है। प्रकाश, जो खुद को भगवान का भक्त और गांव का उद्धारक बताता है, असल में एक ऐसा शख्स है जिसके चेहरे के पीछे एक खतरनाक रहस्य छिपा है। और अब अनुपमा का लक्ष्य सिर्फ उस रहस्य को उजागर करना है। अनुपमा जैसे ही प्रकाश के घर के अंदर पहुंचती है, प्रकाश की पत्नी उसे रोकती है और घबराई हुई आवाज में कहती है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस गांव से चली जाइए। उनके शब्दों में भय साफ झलक रहा था। वह कहती है कि उनके पति की पहुंच बहुत ऊपर तक है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह नहीं जानती कि अनुपमा क्या सोच रही है, लेकिन इतना जरूर कहती है कि प्रकाश से दुश्मनी मोल मत लो, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अनुपमा इन सब बातों से चौंक जाती है, लेकिन तभी किसी के बुलाने पर प्रकाश की पत्नी वहां से चली जाती है। इसी बीच अनुपमा की नजर प्रकाश पर पड़ती है, जो किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत कर रहा होता है। वह ध्यान से उस व्यक्ति का चेहरा देखने की कोशिश करती है और जैसे ही चेहरा सामने आता है वह स्तब्ध रह जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि सोनू राठौड़ होता है। उसे देखते ही अनुपमा के दिमाग में समर की यादें कौंधने लगती हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं और अतीत की पीड़ा उसकी आंखों में उतर आती है। प्रकाश सोनू को वहां से जाने को कहता है। सोनू गाड़ी में बैठकर रवाना होने लगता है। अनुपमा उसके पीछे दौड़ती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक गाड़ी वहां से निकल चुकी होती है। वह टूट जाती है और रोते हुए कहती है, अब मुझे समझ में आ गया है कि समर मुझे यहाँ क्यों लेकर आया था। इसी दौरान प्रकाश की आवाज आती है, जो अनुपमा को पुकारता है। दूसरी ओर पराग प्रेम को एक रेस्टोरेंट के कागजात देता है। प्रेम खुश होकर कहता है कि उसके लिए यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी पहले ही मुश्किलों से जूझ रही है। और ऐसे में पराग ने उसके रेस्टोरेंट के बारे में सोचा, यह उसके लिए बहुत मायने रखता है। पराग कहता है कि वो उस जगह को खरीदना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, इसलिए पार्टनरशिप ऑफर दी गई है। अनिल भी बात में शामिल होकर कहता है कि कंपनी की चिंता मत करो, अब अंश भी साथ है। तभी मोटीबा ताना मारती है कि अंश तो बाहर वाला है। पराग जवाब देता है कि गौतम भी तो बाहर वाला था, लेकिन जिस तरह गौतम का रिश्ता था वैसा ही अंश का भी है। वहीं अचानक ईशानी वहां आ जाती है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। राजा बताता है कि ईशानी ने उसे किसी जरूरी काम से चलने को कहा है। अंश कहता है कि वह उसे भी कह सकती थी, लेकिन ईशानी कहती है कि अंश फालतू के सवाल करता है, इसलिए नहीं कहा। वह साफ कहती है कि किसी को उस पर भरोसा नहीं है। वह राजा को लेकर चली जाती है। मोटीबा कहती हैं कि इस लड़की के लक्षण तो पहले ही बिगड़े हुए थे, अब तो इरादे भी खराब लग रहे हैं। फिर से गांव में अनुपमा गुस्से से तमतमाती हुई प्रकाश से सवाल करती है कि वह सोनू राठौड़ को कैसे जानता है। प्रकाश अनजान बनने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनुपमा उसकी बात काटते हुए कहती है कि मेरे बेटे का कातिल जो जेल में होना चाहिए वह आपके घर में मौजूद था। प्रकाश साफ इनकार करता है और कहता है कि वहां कोई सोनू नहीं आया। अनुपमा दृढ़ता से कहती है कि उसे कोई भ्रम नहीं हुआ है और अब वह इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ने वाली। उसे गिरिजा से सब कुछ पता चल चुका है। यह सुनकर प्रकाश चौंक जाता है। प्रकाश कहता है कि गांव के लोग उसे भगवान मानते हैं और कोई भगवान पर सवाल नहीं उठाता। अगर अनुपमा ने कुछ भी कहा तो नुकसान उसी को होगा। लेकिन अनुपमा कहती है कि अब गांव में आंधी आ चुकी है। वह गुस्से में वहां से चली जाती है।
प्रकाश तात्या को बताता है कि गिरिजा जिंदा है और वही अनुपमा को सच्चाई बता चुकी है। वह कहता है कि अब अनुपमा को किसी भी हालत में वापस भेजना होगा। उधर लीला प्रकाश के घर के फोन से बाबूजी को फोन करती है। बाबूजी की आवाज सुनकर लीला तुरंत पूछती है कि उन्हें क्या हुआ है, क्योंकि उनकी आवाज कमजोर लग रही है। बाबूजी झूठ बोलते हैं कि वह ठीक हैं और बस सो रहे थे। लीला को शक होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। फोन रखते हुए वह सोचती है कि बाबूजी कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। इसी बीच अनुपमा देविका और बाकी लोगों के पास पहुंचती है और जल्दी से गांव छोड़ने के लिए कहती है। देविका पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अनुपमा कहती है कि सारे जवाब बाद में मिलेंगे, अभी पहले यहां से निकलना जरूरी है। तभी प्रकाश की पत्नी आती है और कहती है कि खाना तैयार है। अनुपमा उसे जवाब देती है कि आपने ही मुझे इस गांव से जाने को कहा था। अगर मुझे वह कमीना सोनू दिखाई नहीं देता तो मैं शायद चली जाती, लेकिन अब यह मेरे बेटे की बात है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वह अपने साथियों के साथ वहां से निकलने लगती है, लेकिन मन में यह पक्का कर चुकी होती है कि अब यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि प्रकाश के आदमियों को गिरिजा के सरिता के घर में छुपे होने की खबर मिल जाती है। वे वहां पहुंचते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। जैसे ही अनुपमा को यह खबर मिलती है, वह तुरंत वहां पहुंचती है और प्रकाश के आदमियों की जमकर पिटाई कर देती है। उन्हें वहां से भगा देती है। देविका पूछती है कि अब आगे क्या करना है। अनुपमा दृढ़ता से जवाब देती है कि इस दशहरे पर कई रावणों का अंत होगा। यह पूरा घटनाक्रम अब एक मोड़ ले चुका है। अनुपमा अब सिर्फ न्याय नहीं चाहती, वह उन सब चेहरों को बेनकाब करना चाहती है जो खुद को भगवान समझते हैं लेकिन असल में अपराधी हैं। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग है। अब उसका लक्ष्य है समर के कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाना, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े।